अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आईकॉम सेकेंड ईयर का पहला टॉपिक, जिसका नाम है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के अंदर लिया हुआ है। फर्स्ट ईयर के अंदर आपको याद होगा कि फाइनल अकाउंट के अंदर हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया था डेप्रिसिएशन का, इस हवाले से कि डेप्रिसिएशन को हमने देखा था कि डेप्रिसिएशन एक जब भी हमारे एसेट्स एक साल गुजार लेते हैं तो उसमें जो कमी आ रही है, हमने उसका नाम डेप्रिसिएशन बयान किया था। अब थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को पूरे चैप्टर के अंदर लेके चलेंगे। अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि जो ये डेप्रिसिएशन है, ये इज़ जस्ट लाइक ये क्या है, इसकी नेचर क्या है। डेप्रिसिएशन इज़ एन एक्सपेंस, इनकम एसेट लायबिलिटी कैपिटल में से इट्स एन एक्सपेंस। और जिस तरह के आपके मुख्तलिफ एक्सपेंसेस थे, आपको याद होगा सैलरी, कमीशन, रेंट, ये एक्सपेंसेस जिस तरह के आपने देखे थे, बिल्कुल सेम ये भी एक तरह का एक्सपेंस है, लेकिन इसकी नोयत और उसकी नोयत में थोड़ा सा फ़र्क है। डेप्रिसिएशन से मुराद है जिससे बाकी एसेट्स में के अंदर बाकी एक्सपेंसेस में अगर आप देखें तो उसके अंदर भी आपके पास है जो आपका एसेट है, आपका कैश है, जब वो चला जाता है उसमें कमी आती है तो हम उसको एक्सपेंस का नाम देते हैं। उसके मुख्तलिफ फार्मूले हैं सीखने के, हमने डिस्कस किया पहले। इसी तरह ये जो डेप्रिसिएशन है, इसका मतलब ये भी किसी चीज़ में कमी का नाम है। तो बात यहीं से स्टार्ट करते हैं कि डेप्रिसिएशन क्या है। डेप्रिसिएशन से मुराद है क्या? कमी। किसके अंदर? ये भी हमने डिस्कस कर लिया कि आपकी कमी जो किस में आए, एसेट्स में, और स्पेशली फिक्स एसेट्स में जो कमी वाक़ई होती है, हमने उसको नाम दिया डेप्रिसिएशन का। पर कमी फिक्स एसेट्स में तो आ गई, लेकिन किस चीज़ के अंदर? क्या उनकी तादाद में कमी आना? मतलब अगर मिसाल के तौर पे आपके पास चेयर्स पड़ी हुई हैं और 5 चेयर्स मौजूद हैं, उसमें से 4 चेयर्स जो है वो गायब हो जाती है, तो हम कहते हैं कि जी ये उठाई जाती है, उठा लेते हैं, कोई चोरी कर लेता है, तो अब 5 की अब 4 चेयर्स जो हैं वो चली गई, 1 चेयर रह गई, तो हम कहेंगे जी चेयर की तादाद में कमी आ गई। दिस इज़ कॉल्ड डेप्रिसिएशन। सॉरी, इट्स नॉट। डेप्रिसिएशन से मुराद कमी आना फिक्स्ड एसेट में, पर उसकी तादाद में नहीं, उसकी वैल्यू में कमी आने को हमने नाम दिया डेप्रिसिएशन का। अभी भी डेफिनेशन कंप्लीट नहीं हुई। आगे सवाल ये पैदा होता है कि ठीक है, अगर उसकी वैल्यू में, उसकी कीमत में, उसकी वैल्यू में, मतलब कीमत में कमी आई, तो ये कमी जो है किस रीज़न की वजह से आ सकती है? मतलब क्या एक्सीडेंट हुआ, सडन चीज़ का टूट जाना और उसके अंदर कमी आ जाना, या उसके इस्तेमाल की वजह से? तो यहाँ पे पर्टिकुलरली डेप्रिसिएशन को हमारे सुहेल अफजल की बुक में जो स्पेसिफिकली बयान किया गया है, वो कहा है कि जी यूज़ एंड वियर एंड टीयर की वजह से जो एसेट की वैल्यू में कमी वाक़ हो रही है, उसको हमने नाम दिया डेप्रिसिएशन का। अच्छा, इसको थोड़ा सा आगे लेके चलने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि हम लोग फॉलो कर रहे हैं एम आरिफ और सुहेल अफजल की बुक। मोस्टली इस्लामाबाद, रावलपिंडी एंड पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर एम आरिफ और सुहेल अफजल की बुक को ही प्रेफर किया जाता है, तो हमने भी उसी को हम भी उसी को फॉलो कर रहे हैं। अदरवाइज़ जितना कंटेंट आपको इसके ऊपर मिलेगा वो इट्स यूनिवर्सल, लाइक ये हर जगह पे आप इसको समझने के पर्पज़ से इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो आप पढ़े हैं एम.ए. गनी की बुक या कोई फॉरेन ऑथर की बुक पढ़े हैं, बट द इनिशियल कॉन्सेप्ट विल बी सेम इंशाल्लाह। सो हमने चूँकि एम आरिफ सुहेल अफजल की बुक को इसलिए फ़ॉलो कर रहे हैं क्योंकि मैक्सिमम इदारों में ये पढ़ाई जा रही है। सो और समझने और स्टार्टिंग के अंदर सीखने के पर्पज़ के लिए ये बुक इज़ मच बेटर। तो हम थोड़ा सा इसको दोबारा से स्टार्ट करेंगे। तो हम बात करते हैं डेप्रिसिएशन की। तो डेप्रिसिएशन से मुराद है कमी आना फिक्स्ड एसेट में उसके इस्तेमाल की वजह से, यूज़ की वजह से उसकी वैल्यू में जो कमी आ रही है, वो आप की कहलाएगी डेप्रिसिएशन।
अब इसको थोड़ा सा आगे लेके चलने से पहले हम इसका थोड़ा सा जर्नल वर्ल्ड में इसका पर्सपेक्टिव देख लेते हैं। मैं अपने स्टूडेंट्स से ये बात बयान करता हूँ, जितने भी बच्चे कॉमर्स के अंदर एडमिशन लेते हैं, मैं उनसे कहता हूँ देखो कि ये जो हमारी कॉमर्स की फील्ड है ना, इट्स टू गुड। ये मुख्तलिफ फील्ड्स की बनस्बत ये बहुत वास्ट है, बहुत प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है हर जगह पे। मतलब अगर आपने कॉमर्स के बारे में जानना है कि भाई कॉमर्स क्या है, हम उस पूरे सब्जेक्ट में समझते हैं कि जी बिज़नेस जो है वो स्टार्टिंग उसकी कैसे हुई और स्टार्ट से लेके उसकी एंडिंग, उसके प्रॉफिट कैलकुलेशंस तक, वो सारे का सारा प्रोसेस वो बयान होता है उसके अंदर। तो ये प्रोसेस अगर आपने जानना है, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में देखना है, तो आप किसी भी रिटेल शॉप पे चले जाएं, किसी होलसेलर के पास चले जाएं, किसी पार्टनरशिप फर्म के अंदर चले जाएं, आपको ये सारे प्रोसेसेस आपको प्रैक्टिकली नज़र आएंगे बनस्बत दूसरे सब्जेक्ट्स के। हालांकि वो भी प्रैक्टिकली एप्लीकेबल कहीं ना कहीं होते हैं, बट वो इजीली हमें देखने को अवेलेबल नहीं होते। तो इसी तरह से जो हमारा अकाउंटिंग है, इसमें जो ये कॉन्सेप्ट है हमारा डेप्रिसिएशन का, ये भी आपका एक प्रैक्टिकल वर्ल्ड के अंदर आप रोज़मर्रा इससे डील करते हैं। कैसे कि मैं थोड़ा सा अगर आपको मिसाल दूं तो आप देखेंगे कि हम तो इसको रोज़मर्रा ऑनलाइन मुख्तलिफ जगहों पे जब भी आप किसी भी जगह पे सेकंड हैंड चीज़ को बिकता हुआ देखते हैं या ख़रीदते हैं, और कहीं पे एक जगह पे कोई चीज़ फर्स्ट हैंड मतलब पिन पैक या फॉर द फर्स्ट टाइम बेचने के लिए लगाई जाती है, तो इन दोनों की प्राइसेस में ऑब्वियसली डिफरेंस है, फ़र्क है। फर्स्ट हैंड चीज़ जो है वो थोड़ी सी उसकी प्राइस इंक्रीज होती है, पर सेकंड हैंड चीज़ की प्राइस कम होती है। तो ये जो इनके दरमियान डिफरेंस है प्राइस का, व्हाट इट इज़ कॉल्ड, इट इज़ बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। पर डेप्रिसिएशन अकेला इसका रीज़न नहीं है, इसके बहुत सारे और रीज़न हैं भी और हो भी सकते हैं, बट यस ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन भी एक रीज़न है फर्स्ट हैंड चीज़ और सेकंड हैंड चीज़ की अंदर प्राइस के डिफरेंस का। तो इसका मतलब ये कि ये जो कमी वाक़या हो रही है, ये आपके एसेट्स में, आपके एसेट जिस तरह पुराने होते जाते हैं उनमें जो कमी आती जाती है, वो आपकी कमी आपको एविडेंट होती है उनकी प्राइसेस के अंदर, नज़र आती है उसकी प्राइस के अंदर। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट कहलाएगा डेप्रिसिएशन का। अब ये डेप्रिसिएशन का जो कॉन्सेप्ट है, इसको अगर हम आगे लेके चलें तो अगला सवाल ये पैदा होता है कि ये डेप्रिसिएशन क्या है। ये तो हमने जवाब दे दिया, कमी है जी फिक्स्ड एसेट में और उसकी वैल्यू में कमी आ रही है इस्तेमाल की वजह से, ओके। पर दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि क्यों कमी क्यों आती है, ये कमी क्या रीज़न है कमी आने का। तो बुक बयान करती है चंद रीजंस, हम उसको थोड़ा सा लेके चलेंगे। वो कहते हैं जी कि दो तरह के रीजंस हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल रीजंस के अंदर सबसे पहले हमारे पास वियर एंड टियर, दूसरा हमारे पास डिप्लीशन। नेक्स्ट एक्सटर्नल रीजंस कमी आने के, वो कुछ बयान हुए हैं दो तरह से। ऑब्सोलेंस एंड पैसेज ऑफ टाइम। ऑब्सोलेंस और पैसेज ऑफ टाइम, तो हमारे पास दो तरह के रीजंस हैं या कमी आने की वजूहात हैं, काजेज हैं, वो दो तरह से, इंटरनल और एक्सटर्नल। इन दोनों को बांटा गया है, इंटरनली एसेट के खुद के बिहेवियर की वजह से, और दूसरा एक्सटर्नली कोई आउटसाइड की फोर्सेस जो उस पर इफेक्ट करें और उसकी वैल्यू में चेंजिंग लेके आए, कमी लेके आए। अब जरा इसको वन बाय वन लेके चलते हैं। एसेट के अंदर कमी आना वियर एंड टियर की वजह से, वियर एंड टियर या फिर उसके यूज़ की वजह से, इस्तेमाल जिस तरह होता जाएगा तो एसेट के अंदर कमी आती जाएगी। तो एक ये रीज़न हो सकता है कि एक काज है उसके अंदर कमी आने का।
दूसरा कहा था डिप्लीशन। डिप्लीशन भी कमी का ही नाम है, पर कमी किसके अंदर? एक ऐसे एसेट में जो बाकियों से मुनफरिद है, थोड़ा सा डिफरेंट है। कौन सा? नेचुरल एसेट्स, कुदरती वसाइल। आपने अपनी पाक स्टडीज़ की और अपनी जोग्राफ़ी की बुक्स के अंदर पहले पढ़ा हुआ है कि कुदरती वसाइल जिस तरह आप कह सकते हैं आयरन ओर्स, काने, माइंस, आपके ऑयल वेल्स, ये एक कुदरती तौर पे आपको एक एसेट अल्लाह ताला की तरफ से दिया गया है। अब जिस तरह ही इसका इस्तेमाल बढ़ता है, जिस तरह इसको इस्तेमाल किया जाता है, तो अगर इसके अंदर सपोज करें कि 10,000 टन हमारे पास कोयला मौजूद था कोयले की खान के अंदर, तो जिस तरह ही हम उसको इस्तेमाल करते जाएंगे 10 से 9, 9 से 8, 8 से 7 और आहिस्ता आहिस्ता उसकी वैल्यू में कमी आती रहेगी। ये जो एसेट की वैल्यू में उसकी एक्सट्रैक्शन की वजह से नेचुरल एसेट के अंदर कमी वाक़या हो रही है, ये हमारी कहलाती है क्या? डिप्लीशन। जस्ट लाइक डेप्रिसिएशन है, बट चूँकि वो आ रही है आपके नेचुरल एसेट्स में, इसलिए वो डिप्लीशन कहला रही है। नेक्स्ट आगे हमारे पास जो दो एक्सटर्नल काजेज हैं वो है ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस वर्ड निकला है ऑब्सोलीट से। ऑब्सोलीट से मुराद है पुराना हो जाना, ओल्ड फैशन हो जाना। मिसाल के तौर पे आपके पास दो मशीन्स हैं, ए एंड बी। ए मशीन जो थी इट कॉस्ट 5 करोड़ और बी मशीन तकरीबन कॉस्ट करती है 6 करोड़। ए मशीन जो थी वो पहले इस्तेमाल हो रही थी और इसके अंदर वक्त के साथ साथ ये जो थी प्रोड्यूस कर रही थी तकरीबन 500 यूनिट दिन के। पर जिस तरह ही टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ हुई, थोड़ी सी महंगी मशीन आई, बट उसने प्रोडक्शन कैपेसिटी को 500 से उठा के 1500 यूनिट पे ले गए। अब हालांकि प्राइस में थोड़ा सा फ़र्क है, बट उसकी जो क्वांटिटी, प्रोडक्शन की क्वांटिटी है, वो टेक्नोलॉजी के बढ़ जाने से कई गुना ज़्यादा बढ़ गई। तो क्या होगा कि पिछली वाली मशीन को लोग प्रेफर देने की बजाय नई मशीन को प्रेफरेंस देंगे, और उससे उसकी इन दोनों सिचुएशंस के अंदर इन पे डिमांड एंड सप्लाई का जो इफ़ेक्ट क्रिएट होगा, उससे उसकी पहली वाली मशीन की वैल्यू बग़ैर इस्तेमाल किए डिक्रीज़ हो जाएगी। लोग पहली वाली मशीन को छोड़ कर दूसरी मशीन को प्रेफर करेंगे, तो जो पहले मशीन के प्रोड्यूसर होंगे उनके पास नई नवेली मशीन पड़ी हुई होगी, बट चूँकि उसका ख़रीदार कोई नहीं होगा, तो उसकी वैल्यू के अंदर कमी आ जाएगी और नई मशीन की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये भी एक रीज़न है वैल्यू में इंक्रीज़ आने का, बट इट्स एन एक्सटर्नल रीज़न। कोई और बाहर का एक काम हुआ जिसकी वजह से इसकी वैल्यू में कमी आ गई। पैसेज ऑफ टाइम। पैसेज ऑफ टाइम की वजह से भी, वक्त गुजर जाने के साथ भी एसेट की वैल्यू में कमी आ जाती है। इसके अंदर बुक ने एग्जांपल दी हुई है, जिस तरह आपके कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, इस तरह की जो चीज़ें जिनको सपोज एक ख़ास मुद्दत के लिए लिया जाता है। 10 साल के लिए आपने कॉपीराइट करा लिया, 10 ईयर्स के लिए एक फार्मूला दवाई बनाने का आपने ईजाद किया, आपको 10 साल के लिए उसकी इजाज़त मिल गई कि आप उसकी प्रोडक्शन कर सकते हैं। अब जिस तरह ही आप उस पेटेंट को, उस हक़ को इस्तेमाल करते रहेंगे और उसकी मुद्दत कम होती जाएगी, तो उसकी वैल्यू में आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ आना शुरू हो जाएगा। तो ये आपका कहलाएगा अमल पैसेज ऑफ टाइम का। नेक्स्ट हमने अभी क्या बात की कि एसेट के अंदर जो डेप्रिसिएशन है ये क्या है, उसको देखा। फिर हमने देखा कि एसेट में कमी क्यों वाक़ई होती है। नेक्स्ट, ये जो हमारे पास एसेट में कमी जो आ रही है, इसको हम क्यों, मतलब कमी आ रही है, वेरी गुड, ये कमी जो है हमारे पास इन चीज़ों की वजह से आ रही है, ये भी ठीक है। पर ख़ुद सोचें कि कंपनी इतना बड़ा एक नया अकाउंट क्यों बना रही है, क्यों उनको इसकी कैलकुलेशन करना ज़रूरी है। तो क्यों कैलकुलेट करें। मशीनरी के अंदर अगर डेप्रिसिएशन आ रही है तो उसकी कैलकुलेशन को करना ज़रूरी क्यों है। बहुत सारे रीज़न्स हैं। सबसे पहला तो रीज़न है लीगल रिस्ट्रिक्शन।
जितनी भी जॉइंट स्टॉक कंपनीज हैं उनके लिए ज़रूरी है कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के तहत कि वो अपने जितने भी एसेट्स हैं उनको अप टू डेट रखने के लिए उन्होंने हर साल इसकी अपने तमाम फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना है ताकि उनके एसेट्स जो हैं वो अप टू डेट रहें। तो इसी चीज़ से एक और बात क्लियर होती है कि इसका मतलब ये कि हमें अगर अपने एसेट की ट्रू कॉस्ट को जानना है तो हमें उसके अंदर डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना है, डेप्रिसिएशन को माइनस करना बहुत ज़रूरी है। लाइक अगर 2011 में हमने एक मशीन परचेज़ की और वो मशीन जो थी वक्त के साथ साथ चलती हुई 2015 तक पहुंच गई तो उसकी वैल्यू जो 2011 में थी वो ज़्यादा होगी और 2015 की वैल्यू कम होगी। तो इसका मतलब ये कि 2015 में अगर कोई हमसे पूछता है, हम उसको सेल करते हैं मशीन, तो ऑब्वियसली हमें एक रेट बताना पड़ेगा, बट वो रेट हम जो बताएंगे वो 2011 से डिफरेंट होगा, कम होगा, उसकी वैल्यू में कमी आ चुकी होगी। वो कितनी कमी हमने कैलकुलेट करनी है, ये जब तक हमें डेप्रिसिएशन का नहीं पता होगा तो हम उस वैल्यू को बयान नहीं कर सकते। नेक्स्ट, अगर हमने अपने एसेट को रिप्लेस करना है, जस्ट लाइक सेलिंग, हमने किसी से रिप्लेस करना है, तो उसके अंदर भी ऑब्वियसली हमें रिप्लेस करते वक्त अपने एसेट की ट्रू वैल्यू को उनको बयान करना पड़ेगा। और बहुत सारे रीज़न्स हैं, मेनली यही रीज़न्स है जो कि आपके एसेट्स की वैल्यू को फाइंड आउट करने में जो है वो डेप्रिसिएशन के लिए ज़रूरी हैं, या डेप्रिसिएशन जो है वो इन रीज़न्स की वजह से फाइंड आउट की जाती है। तो अभी थोड़ा सा अगर हम रिव्यू कर लें कि हमने डेप्रिसिएशन के बारे में क्या जाना कि डेप्रिसिएशन से मुराद है कमी, एक एक्सपेंस एसेट में जो एक कमी आती है उसके रेगुलर इस्तेमाल की वजह से। अब वो जो कमी है उसकी बहुत सारे वजूहात हैं, भाई कमी क्यों आ रही है कि एसेट इस्तेमाल होता है, एसेट जो है वो एक्सट्रैक्ट होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता कमी की तरफ जा रहा है, एसेट जो है वो पुराना हो जाता है, उसके अंदर कमी आ जाती है, और एसेट की जो वैल्यू है वो आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजरने के साथ, टाइम बाउंड है तो टाइम गुजरने के साथ साथ उसकी वैल्यू में कमी आ रही है। तो ये बहुत सारे एक तो काजेज़ हो गए। थर्ड, हमें देखा कि जो एसेट है वो हम उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट क्यों करें, कि इसलिए कि जिन जिन चीज़ों की वजह से कैलकुलेशन, जिन जिन चीज़ों की वजह से एसेट में कमी आ रही है वो फाइंड आउट करना ज़रूरी इसलिए है कि हमें कानूनी तौर पे भी जॉइंट स्टॉक कंपनीज बाउंड हैं, हमें असल कॉस्ट के बारे में जानना है तो हमें उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। और ऑब्वियसली अगर हमें बेहतर टाइम पे अपने एसेट की असल कीमत को किसी और को बयान करना होगा तो हमें असल वैल्यू को जानने के लिए डेप्रिसिएशन का जानना ज़रूरी है। अब तक आप जान चुके होंगे कि डेप्रिसिएशन किसी भी एक कंपनी के लिए फाइंड आउट करना इंतहाई ज़रूरी है अपने एसेट, फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर। तो अभी यही इसी पॉइंट से हम थोड़ा सा आगे चलते हैं कि एसेट्स की वैल्यू में जो हम कमी लेके आएंगे और वो कमी हम ऑब्वियसली एक अगर कंपनी अपने एसेट्स की वैल्यू को किसी भी फार्मूले से कैलकुलेट करती है और अगर दूसरी कंपनी डिफरेंट फार्मूले से कैलकुलेट करेगी तो आप जानते हैं कि अकाउंटिंग कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करता जो डिफरेंट, हर एक चीज़ हर एक कंपनी के लिए, हर एक के लिए वो डिफरेंट हो। अकाउंटिंग के सेट पैटर्न्स एंड रूल्स हैं जिसकी बिना पर जितने भी लोग उनको फॉलो करते हैं वो एक ख़ास पैटर्न पे उसको फॉलो करते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि तमाम जगहों पे सिमिलैरिटी मेंटेन रहती है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर पाकिस्तान, ऑल ओवर कंट्री, जो उन रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। तो इसी बिना पर तीन चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है, 3 थिंग्स, जिसकी वजह से जिसकी मदद से हम इस कमी को फाइंड आउट कर सकते हैं। वो 3 चीज़ें क्या हैं जिनकी वजह से जिनकी मदद से हम डेप्रिसिएशन या कमी की अमाउंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। पहली चीज़ है हमारी कॉस्ट प्राइस। कोई भी एसेट, कोई भी कंपनी जब कोई एसेट परचेज़ करती है तो जितने का उसने वो एसेट परचेज़ किया है उसकी वो कॉस्ट प्राइस हमें हेल्प करेगी हमारी डेप्रिसिएशन की अमाउंट को फाइंड आउट करने में। नेक्स्ट, दूसरी चीज़ जो आपकी हेल्प करती है कि इस एसेट में जो कमी आ रही है उसको फाइंड आउट करने में, वो है आपकी एसेट की लाइफ। आपकी जो एसेट की लाइफ है
वो आपके एसेट के जो कमी है उसको फाइंड आउट करने में हेल्प करेगी। पर एसेट की लाइफ के बारे में हमें कैसे पता, मतलब लाइक अगर हमने एक चीज़ परचेज़ की है 5 लाख की, बिल्कुल ठीक है जी, हमें आइडिया हो गया कि हमने ये हमारी उसकी कॉस्ट प्राइस है, ये तो बहुत क्लियर है। बट हमें कैसे पता कि 5 लाख का एसेट हमारा आने वाले सालों में कितना अर्सा चलेगा? अब ये जानने के लिए हमें जो वो मैन्युफैक्चरर है जो इस एसेट को हमें बना के देता है, वो हमें एक अमाउंट या हमें एक मुद्दत बयान करेगा, पर एक अप्रॉक्सीमेट मुद्दत बयान करेगा भी ये अप्रॉक्सीमेटली पिछले मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से इतना अरसा तक चलता है, 10 साल सपोज करें। और वो ये मुद्दत बयान करेगा एसेट की के अंदर इस्तेमाल करदा मटेरियल की बिना पर, भाई किस किस्म का स्टील यूज़ हुआ है, किस किस्म का लोहा इस्तेमाल हुआ है, इसने किस इलाके में जाना है वो डिपेंड करेगा। अगर वहाँ पे रस्टी एरिया है तो वहाँ पे वो ज़्यादा जल्दी डिमिनिशिंग या ख़ात्मे की तरफ या डिप्रेशन की तरफ जाएगा। अगर एक ऐसा इलाका है जो कि साफ़ सुथरा है, रस्टी नहीं है, वहाँ पे नमी नहीं है, तो ज़्यादा सा चलेगा। तो एसेट की लाइफ डिपेंड करती है मैन्युफैक्चरर के यूज़ करदा मटेरियल पे, और किस जगह पे वो यूज़ होगा, किस तरह से यूज़ होगा, कितनी स्पीड से कितने टाइम के लिए वो इस्तेमाल किया जाएगा हर रोज़, इसकी बिना पर उसकी लाइफ डिसाइड होती है। और थर्ड ज़रूरी चीज़ जो कि जानना ज़रूरी है एसेट की डेप्रिसिएशन को फाइंड आउट करने में, वो है उसकी स्क्रैप वैल्यू। स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक चीज़ बयान करूँ। स्क्रैप वैल्यू से मुराद क्या है? स्क्रैप वैल्यू से मुराद है कबाड़ की प्राइस, कबाड़ की वैल्यू। कबाड़ से मुराद एक ऐसा एसेट जो कि अपने बिल्कुल आखिरी टाइम तक पहुँच गया है, जो कि अपनी लाइफ को एंड कर चुका है, उसके बाद जो उसके एसेट की वैल्यू लगती है वो उसकी स्क्रैप वैल्यू कहलाती है। लेकिन इससे कतन ये मुराद नहीं कि स्क्रैप वैल्यू आने पर या वो 10 साल गुजर जाने पर जो स्क्रैप वैल्यू स्क्रैप हो जाएगा वो एसेट, वो यूज़ के काबिल नहीं रहता। हाँ, उसकी लाइफ एंड हो जाती है, पर पाकिस्तान में ऐसे एसेट्स को यूज़ किया जाता है फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैं अगर मिसाल दूँ तो फॉक्सी, इस तरह की बहुत सारी कार्स 1980s की जो कि अब स्क्रैप यार्ड में चली जानी चाहिए, वो अभी भी कॉन्स्टेंटली इस्तेमाल हो रही हैं। पर ये फार्मूला, पर ये कॉन्सेप्ट ज़्यादातर इस्तेमाल होता है या फॉलो किया जाता है यूरोपियन कंट्रीज़ या अमेरिका के अंदर, जहाँ पे आपने देखा होगा कि मूवीज़ वगैरह के अंदर भी या लोगों सुना भी होगा कि वहाँ पे स्क्रैप यार्ड्स हैं, गाड़ियाँ और बहुत सारी चीज़ें जब उनकी एक ख़ास मुद्दत एंड हो जाती है तो उनको स्क्रैप यार्ड्स में भेज दिया जाता है ताकि उससे दोबारा से वो रिप्रोडक्शन कर सकें। और चूँकि वो उनकी इंजन पोल्यूशन क्रिएट कर रहे होंगे या बार बार प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होंगे, तो इसलिए उसको उसका लाइफ टाइम एंड होने पर उसको स्क्रैप यार्ड के अंदर भेज दिया जाता है। तो इसके बहुत सारे रीज़न्स आप इसके बहुत सारे रीज़न्स जो है वो अप्लाई होते हैं आम ज़िंदगी के अंदर कि एसेट जो है अगर उसको आप एक यूज़फुल लाइफ तक बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर लें तो आप उसका एफिशिएंट इस्तेमाल कर पाएंगे। पर लाइफ के बाद जब आप उसको इस्तेमाल करेंगे वो यूज़ तो ज़रूर हो जाएगा, वो ख़त्म नहीं होगा, पर वो एफिशिएंटली इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए एक यूज़फुल लाइफ तक कंपनीज मोस्टली अपनी कार्स, अपने चीज़ों को इस्तेमाल करती हैं, फिर वो एसेट वो दे देती हैं अपने एम्प्लॉयज़ को यूजेज के लिए, ताकि वो अब कंपनी के लिए एक एफिशिएंट यूज़ का बाइस नहीं बन रही। तो पाकिस्तान में ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है शायद मौजूद। तो ये 3 चीज़ें आपको जानना ज़रूरी हैं अगर आपको ये जानना है कि आपके एसेट के अंदर कमी कितनी आ रही है। तो स्क्रैप वैल्यू सपोज करें हमारे पास वो कितनी हो सकती है, मे बी अगर 5 लाख का आपका एसेट है तो आपका वो स्क्रैप के अंदर 45,000 का बिक रहा होगा। तो ये हमें स्क्रैप वैल्यू भी अप्रॉक्सीमेटली हम खुद तो नहीं फाइंड आउट कर सकते, हमारा जो एसेट का मैन्युफैक्चर है वो हमें इसका थोड़ा सा आइडिया देगा कि ये इसकी आमतौर पे वैल्यू क्या लग सकती है। और वैसे भी जो कंपनी, ये तो मैंने जस्ट मिसाल के तौर पर आपको बताया, जो कंपनी एसेट परचेज़ करती है ऑब्वियसली उसके पास एक्सपर्ट्स मौजूद होते हैं जो कि उसकी डिमिनिशिंग या उसकी डिक्रीजिंग रेट को ज़हन में रखते हुए फ्यूचर के रेट या फ्यूचर की आने वाले टाइम की प्राइस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि वो मैन्युफैक्चरर ही आपको बताए। सो ये 3 चीज़ें आपकी हेल्प करेंगी
आपकी एसेट के अंदर जो डेप्रिसिएशन आ रही है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने में। पर ये कैसे हेल्प करेंगी? तीनों चीज़ें मिल गई मुझे, 10 साल, 5 लाख कॉस्ट, 45,000 स्क्रैप वैल्यू। तो यहाँ पे हमारी तीसरी, चौथी और पांचवी और लास्ट चीज़ आती है, वो है आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक, वो है मेथड्स। कि ये डेप्रिसिएशन को फाइंड आउट करने के कुछ यूनिक मेथड्स हैं जो कि हर कंपनी अपने हिसाब से, अपने एसेट की टाइप के हिसाब से एक मेथड चूज़ करती है और उस मेथड को अप्लाई करके डेप्रिसिएशन की अमाउंट फाइंड आउट कर लेते हैं। और वो मेथड्स क्या हैं? पहला मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। इसी का दूसरा नाम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। इसका तीसरा नाम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट। अब ये मेथड एक ही है पर इसके 3 नाम यहाँ लिखे गए हैं। ये तीनों नाम असल में इसलिए लिखे गए हैं कि पेपर के अंदर मोस्टली ये देखा गया है, 12 से 15 साल के पुराने पेपर को अगर आप उठा कर देखें तो हम स्टूडेंट्स को ये बात बयान करते हैं कि आपने ये तीनों नामों को जानना ज़रूरी इसलिए है कि किसी भी नाम से वो आपको क्वेश्चन के अंदर ये जिक्र कर सकता है कि हमें इस मेथड से डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना है। तो इसलिए आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है इन तमाम नामों को। याद ना कीजिएगा पर इसको जहन में रखना ज़रूरी है। मेथड्स तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के ज़्यादा हैं, बट हम चूँकि MRF सुहेल अफजल की बुक को फॉलो कर रहे हैं तो उसके अंदर मोस्टली 2 ही मेथड्स के ज़रिए पूरे का पूरा जो टॉपिक है उसको कवर किया गया है। तो दूसरा मेथड जो इस्तेमाल होता है उसका नाम है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। इसके भी 4 नाम हैं। दूसरा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। diminishing balance method, and the last one is book value method। तो आपको सारे नाम याद नहीं करने। हम लोग जो हैं या मैं स्पेशली स्टूडेंट्स को क्लास के अंदर यही बात बयान करता हूँ कि आप सिर्फ ऊपर वाले 3 नामों को ज़हन में रख लें। उसके अलावा पेपर में कोई भी आपका ICOM क्योंकि इनिशियल लेवल है, ICOM हो गया, DCOM CCOM हो गया, तो ये क्योंकि इनिशियल लेवल है इसके अंदर जो है मोस्टली आपको यही 2 मेथड इस्तेमाल करने को कहेंगे क्वेश्चन के अंदर। तो अगर आपको पहले वाले मेथड के तीनों नाम याद हैं, आते हैं, आप सिर्फ उनको ज़हन में रख लें। उसके अगर ये 3 नाम आ गए तो ऑब्वियसली पहला मेथड यूज़ कर लें, और अगर इन तीनों नामों के अलावा कोई मेथड आता तो वो आप ज़हन में बैठा लें, वो दूसरा ही मेथड होगा। तो आपको सिर्फ पहले वाले के नाम याद करने हैं, अगर उससे डिफरेंट कोई आता तो वो फिर दूसरा मेथड होगा। तो ये एक आप समझ लें कि एक टेक्निक है इसको ज़हन में रखने की, सारे नाम याद करने की आपको ज़रूरत नहीं। सो ये मेथड्स जो हैं ये हमें कमी की, एसेट में जो कमी है उसकी अमाउंट को फाइंड आउट करके देंगे। और इन मेथड्स के अंदर, इन मेथड्स के फार्मूलाज में क्या कंटेंट इस्तेमाल होगा, वो ये 3 चीज़ें इस्तेमाल होंगी: कॉस्ट प्राइस, एसेट की लाइफ और एसेट की स्क्रैप वैल्यू। तो कैसे इन मेथड्स के ज़रिए हम लोग फाइंड आउट करेंगे एसेट्स की अमाउंट में कमी कितनी आएगी, कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग इंशाल्लाह कवर करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आज का लेक्चर सिर्फ यहीं पे इन तमाम टॉपिक्स को ही कवर करता है जो कि मोस्टली आपकी डेप्रिसिएशन की बेसिक्स थी।
आप अगर चाहते हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चन के नोट्स हासिल करना, तो हमारा वीडियो के नीचे फेसबुक का लिंक दिया हुआ है, आपको वहाँ से सारे के सारे नोट्स अवेलेबल हो सकते हैं। हमने आसान वर्ड्स में उनको करके आपके तैयारी के लिए उसको बनाया हुआ है, तो आपके लिए वो याद करना और उसको क्वेश्चन पेपर के अंदर टू द पॉइंट लिखना बहुत आसान हो जाएगा। सेकेंडली, जो हमारी पहली क्लास का काम था वो यहाँ तक हम अब एंड होता है, बट जाने से पहले हम थोड़ी सी एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहते हैं, वो ये कि ये जो स्पेसिफिकली जो ऑडियंस बैठी हुई है और जो यूट्यूब पे हमें देख रहे हैं, ये इसके हमारे लिए जानना ज़रूरी है, आपके लिए जानना ज़रूरी है स्पेशली कि ये जितना भी कंटेंट हम प्रोड्यूस करते हैं, ये हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं ऐसे स्टूडेंट्स के लिए कि जो कि प्राइवेट कॉलेजेस में महंगी तालीम हासिल नहीं कर सकते, जो कि गवर्नमेंट स्कूल जो कि बेहतर तालीम प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पे कम नंबर होने की वजह से वहाँ पे एडमिशन नहीं ले पाते, और साथ ही साथ ऐसे स्टूडेंट्स जो कि प्राइवेट एग्ज़ाम्स देते हैं, ये सारे के सारे कंटेंट हम उनके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, ताकि ये उन लोगों तक पहुंच सकें जिसके लिए हम ये बना रहे हैं। हमारा मकसद इसको बनाने का सदका जारिया है हमारे, और आप हमारे इस मकसद में हम शरीक होके आप भी इस सदका जारिया को आगे फैलाने में हमारी हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो के अंदर।